क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो बच्चों इस वीडियो के थ्रू आज हम आपको चैप्टर 2 का अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, तो इसे आप ध्यान से सुनिए और हो सके आप लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। पॉइंट 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो आपको सिंपल सा आपको लिखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंट है। आपको ये समझना है कि अम्ल स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाल्फथेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको अम्ल और क्षार की जांच के लिए जांच करना है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो इसका हम कैसे जांच कर सकते हैं? मेथिल ऑरेंज एवं फिनाल्फथेलिन का यूज करके हम अम्ल और क्षार का जांच कर सकते हैं कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, तो इसे गंधीय सूचक कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, तो इसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के असमनी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लवण एवं जल कब प्रदान किया जाता है, तो क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? असमनी धात्विक ऑक्साइड से। तो हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? लवण एवं जल प्रदान होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि विलयन के विद्युत धारा का प्रभाव आयनों द्वारा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विलयन की विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो विलयन के विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अम्ल के उपस्थित धनायन है, अम्ल के उपस्थित धनायन है। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है, यानी अम्ल हमेशा क्या रहता है? धनायन यानी प्लस रहता है। तो अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जब जल की उपस्थिति होती है तो HCl में क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। ये सारे बेसिक्स पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। यानी अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति के लिए इसको सूचित करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। कोई भी विलयन में जब H+ आयन का निर्माण होता है तो उसी कारण से पदार्थ की प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। विलयन में OH- आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्लीय और क्षारकीय कैसे हम समझेंगे कि ये अम्लीय है और ये क्षारकीय है, तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि जब विलयन में धनायन प्लस में हो तो वो अम्लीय होगा, और जब विलयन में ये आपका ऋणायन हो यानी माइनस में हो तो वो क्षारकीय होती है। दोबारा इस पॉइंट को हम समझते हैं कि विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ये पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, और विलयन में OH- आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। यानी कि जब कोई अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हमेशा क्या उत्सर्जन करता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करता है, साथ ही वो संगत लवण का निर्माण भी करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है कि जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस
गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एवं धातु का ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप में निर्मित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है, यानी किसी धातु से अभिक्रिया कराया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन के साथ साथ एक लवण का निर्माण भी होता है जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है, यानी दोनों का संयुक्त रूप यानी मिश्रण से निर्मित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, यानी जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं गैस कब उत्पन्न होता है कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो आपको ये पॉइंट समझना है कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो ये संगत लवण क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न करता है। ये भी एक आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। सिंपल सा आपको पॉइंट समझना है कि जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड का आयन का निर्माण करते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH 0 से 14 स्केल के उपयोग से की जा सकती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। कि जब हम जो स्केल का यूज करते हैं 0 से 14 के बीच में, अब किस पॉइंट पे आप समझेंगे कि ये अम्ल है, किस पॉइंट पे समझेंगे आप क्षारक है, तो इस पॉइंट को हम समझते हैं कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच, जब आपको जांच करना हो ये अम्ल या क्षारक है तो ये pH स्केल 0 से 14 स्केल के उपयोग से की जाती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, जैसे आप कह सकते हैं न्यूट्रल, तो उसका pH का मान कितना होता है, 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन में pH का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन में pH का मान 7 से अधिक होता है। यानी कि ये जो हम इससे ऊपर का जो पॉइंट समझे थे कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH स्केल 0 से 14 के बीच में होता है। तो आपको समझना है कि जो जब उदासीन होता है, जब 7 पे, जब pH स्केल में जब 7 पे कोई भी होता है विलयन तो वो उदासीन होता है, और 7 से जैसे नीचे जाएगा तो अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय विलयन कहलाता है, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारकीय है। तो आप कब समझेंगे कि अम्लीय है या क्षारकीय है, कि जब pH स्केल में इसका मान 7 से कम हो तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है यानी 7 से 14 के बीच में तो ये क्षारकीय है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट, सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। इस सभी जीवों का जो उपापचय की क्रिया होती है वो सभी pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल को जल में मिलाते समय सावधानियां रखनी चाहिए। अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल नहीं मिलाना चाहिए। तो आप पॉइंट समझ गए कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लास्ट पॉइंट में हम समझ सकते हैं ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माशोषी क्या है। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा को उत्सर्जन करता है, यानी बाहर फेंकता है, निकालता है। तो अम्ल को जल में मिलाते समय सावधानियां रखना चाहिए। अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को कभी नहीं मिलाना चाहिए। आप समझ गए होंगे पॉइंट। अब अगला पॉइंट समझते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्ल एवं क्षारक कब लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को जब उदासीन कर देते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को
क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग है। हमारे दैनिक जीवन जो दिनचर्या है या कोई भी उद्योग धंधा है उसमें लवण का बहुत ही उपयोग है। तो बच्चों आई होप आप अम्ल क्षार एवं लवण के बेसिक समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना तक ही। अगर मैं पूरा चैप्टर का वीडियो बनाऊं तो वीडियो को ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो मैं इस चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, किताब के क्वेश्चन हम करेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को आप अभी दबा दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।